हम कैसे ठीक करेंगे? मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं। ये रिकॉर्ड कर लो, मैं तहरीके इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। सिंध में बड़ा जबरदस्त सिस्टम है सरकारी अस्पतालों का। क्यों आसिफ जरदारी साहब प्राइवेट अस्पताल में दाखिल है? सरकारी अस्पतालों में क्या आपने गरीब आवाम को मरने के लिए भेज दिया है? तू कैसी लिया है मुझे माँ बाप से गाली गंदी स्टूपिड वुमन। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी कर रही है। पीपल्स पार्टी ने भरपूर मुखालफत का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की इत्तेहादी GDA ने मुखालफत का ऐलान कर दिया है और पहले मरहले में हुकूमत ने यह फैसला किया है कि ICC ने कि 9300 मुलाजमीन जो है उन्हें गोल्डन हैंड चेक देकर फारिग किया जा रहा है। और लेकिन अब ये जो मामला है नाजरीन, तहरीक इंसाफ का मंशूर देखें तो उसमें यह लिखा गया था कि इन इदारों को हम रिवाइव करेंगे, बहाल करेंगे, प्रॉफिटेबल बनाएंगे और निजकारी का जिक्र वहाँ पे नहीं था। और लेकिन जो निजकारी की लिस्ट जो अब देखें, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है उसमें ये 8वें नंबर पे स्टील मिल्स की निजकारी शामिल है और अब इसे अमलन किया जा रहा है। और पहले जो तहरीक इंसाफ के वादे थे, जो उनके दावे थे, वो ऐसा क्यों ना हो सका। और बात होगी कुछ रोशन दिमागों और रोशन आइडियाज़ की कि इस वक्त पेट्रोल तो हुकूमत ने सस्ता कर दिया लेकिन पेट्रोल मार्केट से गायब हो जाता है। चीनी पे, आटे पे रिपोर्टें आ जाती हैं लेकिन चीनी 90 रुपये तक चली जाती है, आटा 6 रुपये मज़ीद महंगा हो जाता है। और कोरोना पर हुकूमती पॉलिसी गलत या दुरुस्त, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह पर मौजूद है कि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस चीन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। 85,000 पे आज हम पहुँच चुके हैं। ऐसे में मुल्की अपोजिशन जिसे अवाम के साथ खड़ा होना होता है, अवाम की दिलजोई करनी होती है, वो हमें अमलन गायब नज़र आ रही है। अगर बोल भी रही है अपोजिशन तो वो ज़्यादा अपने केसेस के हवाले से या नैब के हवाले से हमें बोलती नजर आती है। ऐसा क्यों है ये डिस्कस होगा आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं ख्वाजा आसिफ साहब, पार्लिमानी लीडर है मुस्लिम लीग नून के। हमारे मौजूद है मोहसिन बेग साहब, सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार, मंसूर अली खान साहब, एंकर पर्सन तजज़ियाकार, और मज़हर अब्बास साहब, सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार। पहले ज़रा हाजी साहब की तरफ जाते हैं। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। ज़रा मैं आपको भी रिमाइंड करा दूँ, देखने वालों को भी रिमाइंड करा दूँ कि जब तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी उस वक्त उनका नुक्ता नजर क्या था? पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से किस तरह के दावे किए जा रहे थे? असद उमर साहब ने क्या कहा था? मैं चाहता हूं पहले जरा ये सुना दिया जाए। सुनाइए। ये कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि ऐसा तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते? वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ, खास तौर पर स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। अब असद उमर साहब ECC के मेंबर हैं। ECC ने मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला कर लिया, लेकिन असद उमर साहब नजर नहीं आया कि वो मुलाजमीन के साथ खड़े नजर आए या नहीं। हम उन्हें रिमाइंड करने के लिए आज मौजूद है। उन्होंने खुद कहा था हमें रिमाइंड कराइएगा। लेकिन खान साहब वज़ीर आज़म हैं, आज उन्होंने जलसा किया था कराची में, स्टील मिल्स के मुलाजमीन से जाकर उन्होंने खिताब किया था। वहां पर उन्होंने क्या बात की थी, जरा ये भी सुन लें। ये स्टील मिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सासा है। इस स्टील मिल को लूटा गया, उसकी कीमत किसने अदा की? मेहनत का स्टील मिल के मजदूरों ने। ये स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे? मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं। हाँ आसिफ साहब, अब तहरीक इंसाफ तो अपने किए गए वादों से, दावों से तो पीछे हट गई। चले ये हकीकत अपनी जगह पे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ओवरऑल जो फैसला है पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी का, आप इसे सपोर्ट करते हैं? बेहतर फैसला है कि मैं ज़ाती तौर पे प्राइवेटाइजेशन के एज ए प्रिंसिपल इस बात के हक में हूँ। मैं प्राइवेटाइजेशन का कमीशन का चेयरमैन भी रहा हूँ 97 से लेके 96 से लेके 99 तक, और मैं इसको जितनी भी हमारा इस वक्त डेफिसिट है उसको ब्रिज किया जा सकता है प्राइवेटाइजेशन से। आप यूटिलिटी स्टोर्स ले लें, PIA ले लें, बहुत से इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं हमारे जो इस वक्त ये टेक्सला वगैरह में और इधर उधर, और ये स्टील मिल,
ये सारे के सारे जो है ना, ये दे आर ए बिग ड्रेन ऑन गवर्नमेंट एक्सचेकर, नेशनल एक्सचेकर। और लेकिन हमने प्राइवेटाइजेशन की, मसलन मैंने एक मिल प्राइवेटाइज की थी। हमने इतने पैसे दिए उन लोगों को कि वो खुशी खुशी, बल्कि मुझे अजरकें पहनाई, टोपियां पहनाई और वो घर चले गए। हमने बैंकों में से 75,000 लोगों को जो है ना फारिग किया, और वो सारे के सारे बल्कि सिफारिश करवाते थे कि हमें गोल्डन हैंडशेक के ऊपर जो है ना हमारा नाम इंक्लूड किया जाए। हमने उसका एक ऑल्टरनेट प्रोग्राम बनाया कि ये लोग बेरोजगार ना हों, इनके बच्चे जो हैं वो भूख से ये बिल्के ना, और उसका जो ऑल्टरनेट है जो आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं वो क्या प्राइवेटाइजेशन है, उसकी क्या ट्रांजैक्शन है। मेरी इत्तला है कि ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है उसके बगैर ये सारा कुछ हो रहा है। कानून कहता है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बगैर जो है, चाहे वो स्टील मिल है, चाहे वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स हैं या पीआईए के होटल हैं, जो वो भी बिकने जा रहे हैं। बिल्कुल, एयरपोर्ट्स को कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। जी, मैं थोड़ा सा अर्ज करूंगा कि जब एविएशन इंडस्ट्री जो है वो मुंह के बल गिर चुकी है सारी दुनिया में, 1.25 लाख जहाज जो है वो रनवेज पे खड़ा है, पार्क्ड है, उस वक्त आप एयरपोर्ट जो है प्राइवेटाइज, वेन द लोएस्ट पे मार्केट है, आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं या आउटसोर्स करने जा रहे हैं। होटल इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल फारिग हो चुकी है, और आप अपने होटल जो है, जो आपका एक क्राउन ज्यूल है, जो आपका बहुत बड़ा असासा है, मैंने जाती तौर पे 2 दफा प्राइवेटाइजेशन जो है रूजवेल्ट की रोकी हुई है, आप उनको बेचने जा रहे हैं। ये देयर इज ए मेथड इन दिस मैडनेस, इसमें माल बनाने के सारे चक्कर हैं। ये जाते, इनके जाने का वक्त आ गया हुआ है, और जाते जाते ये कौम को जो है लूट मार जितनी भी कर सकते हैं करके जाना चाहते हैं। ये आपकी मालूमात है या ख्वाहिश है हाय साहब, ये जाने का वक्त आ गया जो आपने बात की? नहीं, मैं आप देख लेंगे, चलें, मैं गलत साबित हुआ, मुझे टेलीविजन में बुला के मैं कह दूंगा जी मैंने गलत कहा था, मेरी असेसमेंट गलत थी। ये कितने टाइम में जा रहे हैं? मैं इमरान खान की तरह या इनकी तरह ये तो नहीं कहूंगा कि जब अपोजिशन में थे तो प्राइवेटाइजेशन की जो है मुखालफत करते थे। इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, और बाहर से जो लोग आने थे नौकरियों के लिए, पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो आना था वहां से, ओवरसीज पाकिस्तानी तो इस वक्त दुबई की सड़कों पे सोए हुए हैं, पार्किंग लॉट जो है हमारी काउंसलेट की और हमारी एम्बेसी उसमें सोए हुए हैं, धूप में सारा दिन बिलखते रहते हैं कि कोई उनको अब वतन वापस लेके जाए। इनको तो चार्टर फ्लाइट्स करनी चाहिए थी, दिन में 15-15, 10-10 फ्लाइटें आती मुख्तलिफ डेस्टिनेशन से, ताकि पाकिस्तानियों को वापस लाया जाता। हजारों की तादाद में, लाखों के 70,000 सिर्फ यूएई में जो है इस वक्त फंसे हुए हैं लोग। अच्छा, तो ये क्या प्राइवेटाइजेशन करें, जरूर करें, आप होटलों की भी करें, आप एयरपोर्ट्स की भी करें, मैं बिल्कुल उसके, लेकिन ट्रांजैक्शनें जो हैं अपने क्रोनीज को, अपने चमचों को नवाजने के लिए ना करें। आप जो है ये ट्रांजैक्शनें जो है ट्रांसपेरेंट रखें। आप जो है लोगों की नौकरियां बचाएं, लोगों ने गंवाएं नहीं, बचाएं उनकी नौकरियां। अच्छा खान साहब, वादे किए थे 1 करोड़ नौकरी कहां पे है? आपने 9,500 बंदा जो है स्टील मिल का बाहर निकाल दिया है। क्या किया उनको? पैकेज बताए ना, क्या पैकेज उनको दिया है? सही, तो ये, और या तो ये दावे ना करते समर अब्बास साहब, या तो ये दावे ना करते, इनका लीडर भी अब वो कोई शर्म या कर ले, सासिद उमर या इमरान खान, दोनों में कोई शर्म इज़हार कर रहे हैं, या दोनों खुद बाजमात शर्म या कर लें कि हमने क्या कहा था, कहें कि हम उस वक्त गलत थे और आज सही हैं। इन प्रिंसिपल तो जो बात आप कर रहे हैं, आप भी निजकारी के हामी, आपकी अपनी हुकूमत ने कोशिश भी की थी, आज जब वो हुकूमत में शायद उन्हें रियलाइज हो गया कि यही एक बेहतर तरीकाकार है। 406 अरब रुपए का खसारा है। माने क्योंकि जी हम गलत थे उस वक्त, सही, हम माजरत खाएं, और ये पैकेज है, हम बेरोजगार नहीं लोगों को कर रहे, हम लोगों को एक पैकेज या गोल्डन हैंड सेवरेंस जो पैकेज दे रहे हैं, उससे उनकी रोजगार का सिलसिला चलता रहेगा, आमदन का सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा हाय साहब, एक और मामला है हाय साहब, टेंट ना बेच दें, इसी तरह वो होटल ना बेच दें किसी अपने क्रोनी को, और इसमें सब लोग शामिल हैं। ठीक है, हमने मार्क कर लिए लोगों को, हमने मार्क कर लिए। लेट मी टेल एवरीबॉडी, नाम बताएं सर, कौन से लोग हैं? हमने मार्क कर लिए लोगों, नाम बता दें कौन से लोग हैं सर जिन्हें आपने मार्क किया? मैंने प्राइवेटाइजेशन की जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है उसमें हमने लोगों को बुला ली है। अच्छा, हम उसकी, ताकि हम सारी कार्रवाई कानूनी पूरी करें ना, कि ये जो वारदात कर रहे हैं इसको किस तरह रोका जा सकता है।
और नाम फिर उनके लेके आएंगे सामने जिनका आप कह रहे हैं नाम लेके आएंगे, बिल्कुल नाम लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला जो। रज़ाक दाऊद साहब की तरफ आपका इशारा किसकी तरफ है? नहीं, मेरा रज़ाक दाऊद साहब की तरफ इशारा नहीं है। रज़ाक दाऊद साहब की इंटेग्रिटी पे मुझे कोई शक नहीं है। अच्छा, एक और मामला है। 1985 इज ए फेयर मैन, गलत लोगों के साथ इस वक्त खड़े हैं, ये जरूर एक बात गलत है, लेकिन इज ए फेयर मैन। साहब एक और सवाल आपसे मैंने करना है, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस वक्त आज जस्टिस काजी फाइज़ा केस में भी सुप्रीम कोर्ट में जिक्र हुआ रोशन दिमागों का, रोशन ख्याली का, तो इसी पे अगर हम बात करें तो जो हुकूमत में बैठे बहुत सारे लोग हमें नजर आते हैं रोशन दिमाग। जिस तरह बात कर लें हम पेट्रोल की, सस्ता हो गया लेकिन मार्केट से गायब हो जाता है। चीनी रिपोर्टें आ जाती हैं लेकिन चीनी 90 रुपये तक चली जाती है। आटा जो है रिपोर्टें आती हैं लेकिन वो 6 रुपये महंगा हो जाता है। और एयरपोर्ट्स की जिस तरह आपने बात की कि वो आउटसोर्स कर रहे हैं। कोरोना की बात करें तो उसमें केसेस भी आज हम चाइना को क्रॉस कर चुके हैं। तो अपोजिशन जिसने खड़ा होना था अवाम के साथ, आप तो अपने जाती मसाइल में उलझे हैं। पीपल्स पार्टी भी केसेस की बात कर रही है, नून लीग शहबाज शरीफ साहब वाला मामला है उस पर उलझी हुई है। इन इश्यूज पे कौन बात करेगा? आप अपने प्रोग्रामों में हमारे केसेस पे जो है गुफ्तगू करना बंद कर दें, अब खत्म हो जाएगी बात जो है। तो आप मुझे सवाल कर रहे हैं ना क्या ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम औरंगजेब साहिबा ने सारा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात की उन्होंने। मुझे अवामी जो इम्पोर्टेंस के जो हैं मामला उस पर सवाल करें, मैं उसी पे जवाब दूंगा। मैं नहीं अपने रोने दूंगा। आज इमरान खान होते आपकी जगह पोजीशन पे तो उन्होंने हुकूमत को बड़ा टफ टाइम देना था सर। नहीं देखे ना, नहीं टफ टाइम हम भी दे रहे हैं। ये तो मैंने तो आज से 2 साल पहले कहा था कि पहलवान अपने बोझ से खुद गिरेगा, लेकिन मैं आपने कोरोना की बात की है। मैं यहाँ पे 20 सेकंड में एक बात कहना चाहता हूँ कि 6,70,000 कोरोना के केसेस प्रेडिक्ट किए गए थे 15 मई को, जो समरी जो है बुजदार साहब को भिजवाई गई। बिल्कुल उस वक्त कन्वर्जन रेट जो था वो 6% था। टेस्टिंग का कन्वर्जन रेट जो है 6% था। ठीक। आज टेस्टिंग का कन्वर्जन रेट जो है 20% है। आप 6,70,000 को मिनिमम 4 से ज़रब दे दें, कितने केस इस वक्त लाहौर में ये तादाद है केसेस। सही है, चले। अल्टीमेटली जो खुदा न खासा, मैं अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं, जो इस वक्त आसार नजर आ रहे हैं, एवरी 5th पाकिस्तानी विल बी हिट बाय कोरोना। कोरोना में के मर्ज में मुब्तला को अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह मुझे गलत साबित करे। लेकिन जो आज से 15 दिन पहले जो फिगर्स थी, आप खुद देख लें कि वो आज कौन सी कहां पे फिगर्स पहुंच चुकी हैं। और कोई प्लान नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है आवाम को बचाने की। साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब, आपने प्रोग्राम अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। ख्वाजा आसिफ साहब की जो शक का इज़हार कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का सारे अमल में, वो कहते हैं शफाफियत नज़र नहीं आ रही, शायद अपने करीबी लोगों को नवाजने की कोशिश की जा रही है। प्राइवेटाइजेशन की कमेटी में उन लोगों को बुलाया जा रहा है। बहरहाल अब मज़हर अब्बास साहब, पहले आपकी तरफ आता हूँ मैं। चूँकि कराची में आप बैठे हैं और आप ज़्यादा इन्फॉर्म भी हैं वहाँ के मामलात के हवाले से, स्टील मिल के मामलात के हवाले से, ये जो फैसला किया है गवर्नमेंट ने, अब सिर्फ इसमें स्टील मिल का मामला नहीं है। गो के गवर्नमेंट की तरफ से वजाहत तो आई है कि स्टील मिल का सिर्फ जो मशीनरी जहाँ पे वो हिस्सा लीज पे दिया जाएगा, लेकिन असल मामला तो स्टील मिल्स की लैंड है जिसपे बहुत सारे लोग नजरें लगाए बैठे हैं। क्या हुकूमत बचा पाएगी उस लैंड को, या फिर होने पौने दाम वो भी कल को किसी को दे दी जाएगी? शुक्रिया समर। मैं बहुत अच्छा होता है कि अगर ख्वाजा साहब ने जो बातें की हैं वो सोल्यूशन भी देते पाकिस्तान स्टील का। पाकिस्तान स्टील जो इतने लॉसेस में गई, मुसलसल लॉसेस में गई, कोई एक ब्रीफ पीरियड था जिसमें वो उसको ब्रेक इवन कर पाई। गालबन मुशर्रफ साहब का पीरियड कहते हैं कि वहाँ उसमें ब्रेक इवन हो गया था। तो इसकी वजह क्या है? जब ये इंडस्ट्री लगी थी, हैवी इंडस्ट्री लगी थी, तो उस वक्त उसके बाद जिन ममालिक में उस वक्त तक स्टील मिल्स लगी नहीं थी, उन ममालिक ने 6-6, 7-7, 8-8 स्टील मिल्स लग गई, और हम अपनी एक स्टील मिल को ही नहीं बचा सके और चला सके। बिल्कुल। इसके कॉजेस क्या हैं, इसके रीजंस क्या हैं? ठीक है, पॉलिटिकल करप्शन होगी, सब कुछ होगी, लेकिन और भी रीजंस होंगे। सिर्फ यही नहीं होगा कि आपने मजदूरों को भर्ती कर लिया, ये नहीं है। खुद मैं पाकिस्तान स्टील वर्कर्स को अच्छी तरह जानता हूँ, उनसे ताल्लुक़ भी रहा है। उनके भी ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, वो भी इसके जिम्मेदार हैं जो सूरत हाल इस वक्त है पाकिस्तान स्टील की। मैं उनको भी उससे बरीज़ जमा नहीं कहूँगा, लेकिन असल जिस तरह आपने बात की, असल मसला अरबों रुपए की जमीन का है। बिल्कुल। और ये जो बंदर बाट होगी ये जमीन पे ज्यादा होगी, प्राइवेटाइजेशन होगी। इससे पहले जो और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्राइवेटाइज हुए, उन्होंने कौन से पाकिस्तान में बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ में काम कर लिया, और आइंदा भी जो होंगे उसके नताइज भी हमारे सामने आ जाएंगे।
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्राइवेटाइज हुए, तो कौन सी प्राइवेटाइज स्कूल जो हैं वो एक आम आदमी का बच्चा अपने पढ़ा सकता है। देखिए, इसके रीजंस मालूम करने बहुत ज़रूरी हैं इन लॉसेस के। महज सिर्फ आप प्राइवेटाइजेशन पे चले जाएं ये काफ़ी नहीं होगा। बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन पे चले जाने से मसला हल नहीं होगा। मोहसिन बेग साहब, अब जो लोग जिम्मेदार थे जिस वजह से यहाँ तक स्टील मिल पहुंची, इसका तयन भी तो ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सबको याद है रियाज लाल जी दीगर नाम के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स आई उन्होंने अपने दोस्तों को फ़ायदे पहुँचाने के लिए स्टील मिल को नुकसान पहुँचाया। आज ये हमारा कौमी एहसासा है कि था ये जा रहा है हाथों से और अरबों रुपए का नुकसान करके जा रहा है। वो तहकीकात भी होनी चाहिए। देखें, तहकीकात तो होनी चाहिए, लेकिन बेसिकली समर वो अदवार चले गए जब गवर्नमेंट्स इस किस्म के बिजनेस में इन्वॉल्व होती थी कि स्टील मिल्स, घी मिल्स, शुगर मिल्स ये गवर्नमेंट्स की थी। अब क्योंकि ये ज़माना और है, आपको गवर्नमेंट को ये सूट नहीं करता कि वो बिज़नेस करे। हाँ, जब गवर्नमेंट एक ब्यूरोक्रेट को इस मिल का हेड लगाएगी तो नेचुरली, या किसी और का, आप देख लीजिए सारी इंडस्ट्री डाउन इसीलिए गई कि नॉन प्रोफेशनल एक ब्यूरोक्रेट आके जब मिल पे बैठता है तो वो उसको बिजनेस वाइज चला नहीं सकता। और नेचुरली इसमें क्योंकि इनकम और फुल बड़ी इनकम थी इसकी और बहुत माल बन सकता था, लोगों ने बनाया। इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए, लेकिन किस चीज़ को आप इन्वेस्टिगेट करेंगे? लेकिन सर, यहाँ अभी जो इन्वेस्टिगेशन की आप बात कर रहे हैं, जो ख्वाजा साहब ने सवाल उठाया था कि शफाफियत नज़र नहीं आ रही, कुछ करीबी लोगों को नवाजने की कोशिश, इसमें भी आपने देखा जो कमेटी बनी थी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो स्टेक होल्डर हैं खुद इस स्टील की। नहीं, इसका जो कंसल्टेंट लगाया आरफ हबीब साहब की आयशा स्टील मिल का, उन्होंने उठा के लगाया, उनका इंटरेस्ट है। बिल्कुल, इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में भी ये प्राइवेटाइजेशन जब वो उसकी बोली दी गई और इफ्तिखार चौधरी साहब ने कैंसिल कर दी, उसमें ये आरफ हबीब साहब उसका हिस्सेदार थे। तो नेचुरली लोगों के इन बड़े बिजनेस कम्युनिटी के बड़े इंटरेस्ट हैं और ये मनूवर करते हैं किसी भी गवर्नमेंट में सही। और आज भी वो मनूवर कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये उनका वो इसको लेना भी चाहते हैं, वो लैंड लेना चाहें। हालांकि फॉरेन फंडिंग रशिया ने इनको ऑफर की है कि हम आपको इसी मिल को 3 मिलियन टन जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिससे आपका फॉरेन एक्सचेंज बाहर नहीं जाएगा, हम इसको कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग कबीना में ऐसे बैठे हैं जो ये नहीं चाहते। सही। मंसूर अली खान साहब, अब मामला सिर्फ स्टील मिल का नहीं, 9300 मुलाजमीन का भी है। आए तो थे करोड़ नौकरियां देने के लिए, और आप जो मैंने शुरू में सुनाया इमरान खान साहब की तकरीर जो उन्होंने कराची में की थी स्टील मिल्स के मुलाजमीन से ही, तब भी वो कहते थे कि डाका कोई डाल गया, उसका सारा खमियाजा भुगतना पड़ा मजदूरों को। आज भी मजदूरों के ऊपर ही सारा इसका नजला गिरा है। तो ये क्या कहेंगे इस मामले पे? तहरीक इंसाफ तो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई, लेकिन ओवरऑल फैसला ठीक है ये? देखिए सबर साहब, मेरे ख्याल में दो इसके जाविये हैं इस सारी डिस्कशन के। एक तो पॉलिटिकल है और एक इकोनॉमिकल है। पॉलिटिक्स के ऊपर अगर आप इस बात के ऊपर हैरान हो रहे हैं कि देखिए जनाब, पहले ये लोग ये कहते थे और अब ये कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई हैरानगी की बात नहीं है। पता नहीं हमने कितने यूटर्न हम लोग गेन लिए। मेरे ख्याल में अगर मैं स्टार्ट करूं आपके प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन वो यूटर्न खत्म नहीं होंगे। तो उस पर तो आप बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितनी मर्जी तनकीद कर रहे हैं, अच्छा वो भी माशाल्लाह उनकी चमड़ी भी इतनी तगड़ी होगी कि उनको फर्क नहीं पड़ता। वो कहते जी बोलते रहे, कोई डजंट मैटर। यूटर्न को जायज करार दे दिया गया। अच्छा, क्या बात करे बंदा। That's fine. दूसरी बात ये, इसमें पॉलिटिकल, मैं जरा पहले एक एंगल के ऊपर सिर्फ बात कर लूं कि वो ये है कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेटली ना पिछले तकरीबन 6-7-8 महीने के अंदर एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नेंस मैंने देखा है। और वो ये है कि जी हमसे नहीं हो रहा तो इसको काट दो, हमसे ये काम नहीं हो सकता। मिसाल मैं इसकी छोटी एग्जांपल कोरोना के लॉकडाउन की है। इन्होंने लॉकडाउन का पहले ऐलान किया, इनको अंदाजा हो गया साढ़े को नहीं होना, ये हम लॉकडाउन नहीं कर सकते। तो उसका बेहतरीन तरीका ये था जनाब खोल दो। अच्छा, वो खोल दिया। आज उसके बाद ऐलान हुआ कि जनाब मार्केटें बंद कर देंगे हम। तो भाई आपको नहीं पता था कि ये सब कुछ होगा। मतलब आप अपनी पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब जिस तरह मैं और आप हैं, हम अगर ये कह दें कि जनाब लाहौर के अंदर या कराची के अंदर आज से जनाब सारे सीट बेल्ट पहनेंगे, सीट बेल्ट के बगैर अगर कोई घूमेगा तो उसका चलान हो जाए, मेरे ख्याल में आपको 1 लाख चलान रोजाना करना पड़ेगा। वी नो कि हमारी पॉपुलेशन नहीं उसको फॉलो करती। तो हमें भी पता था अगर आप मार्केटें खोल देंगे तो आगे से क्या होना है। खैर एनीवेज आगे चलें। अब दूसरी बात इसकी आती है इकोनॉमिकल। अब इकोनॉमिकल जब मसला आता है ना, तो एक तो हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी हर बंदा बड़ी जल्दी से इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी बन जाते हैं कि नहीं जनाब ये तरीकाकार ठीक नहीं है।
मैं आप मुझे ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून की अगर आज गवर्नमेंट होती मिसाल के तौर पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड होती है और इनको पता होता कि जनाब हमारे अगेंस्ट ऑपोजिशन नहीं होगी और आइए इसको प्राइवेटाइज करते हैं स्टील मिल्स को, इन्होंने भी मानना था, इन्होंने कहते ठीक है बिल्कुल सही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेशक आप पॉलिटिकल इशू के ऊपर बेशक आप उनको बुरा भला कहें, लेकिन अगर इकोनॉमिकली अगर वो एक सही डिसीजन ले रहे हैं, नजर आ रहा है कि हम इस स्टील मिल को नहीं चला सकते, तो इट्स मच बेटर टू गेट रिड ऑफ इट। हाँ, शफाफियत होनी चाहिए, जो मजदूर आप फारिग करने लगे हैं वो सेटिस्फाइड होने चाहिए कि हमारे साथ ज्यादती ना हो, खासतौर पे इस मौके पे। मैं बड़े बड़े ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूं जो लोगों को डिलिबरेटली इस वजह से नहीं निकाल रहे, ना उनकी वो तनख्वाह दे सकते हैं, ना उनके वो बाकी पैकेजेस को ऑनर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से उनको नहीं फारिग कर रहे कि नहीं हालात बहुत खराब हैं, बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोग जो है ना वो रुल जाएंगे, इस वजह से उनको फारिग नहीं करना चाहिए। सो आई बिलीव कि अगर 9000 लोगों को अगर आप फारिग करने भी लगे, उनका चूल्हा ठंडा नहीं होना चाहिए। दे शुड बी सेटिस्फाइड कि हमें सही इंसाफ मिला है और जो पैकेज हमें ऑफर हुआ है वो जायज है। और उसके बाद अगर आप 80 लाख के दरमियान भी लेते हैं, आई डोंट थिंक 23 लाख से 80 लाख के दरमियान का गोल्डन हैंडशेक की उसमें जो दिए जा रहे हैं पैसे मुख्तलिफ ओहदों के एतबार से दिए जाएंगे। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है ज़ायरा स्टील मिल की, जब हम बात कर रहे हैं ये क्यों खसारे में गई। अब इसमें जो आपने इतने ज़्यादा मुलाजमीन भर्ती कर दिए कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो आती रही मुलाजमीन भर्ती करती रही, लेकिन ये नहीं देखा कि इदारे पे कितना बोझ डलेगा। आज जो मैं आदाद शुमार देख रहा था कि जो पाकिस्तान स्टील मिल्स के जो ओवरऑल जो एक्सपेंसेस थे उसमें 75% तो चला जाता था इसके मुलाजमीन की तनख्वाहों के अंदर चला जाता था, जबकि एक जो प्राइवेट इस तरह की जो कोई मिल होती है जो कि स्टील या लोहे का काम करती है, वहाँ पे 3% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जाता है आपका ह्यूमन रिसोर्स पे। तो जाहिर है इतना बड़ा बोझ जब डाल दिया गया तो इस इदारे ने बैठना ही बैठा था। मदरबाज साहब कोई कमेंट आपका, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। देखिए अगेन मैंने कहा कि इसको ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट का मसला नहीं है, इधर बहुत से रिटायर्ड जनरल्स भी रहे, स्टील मिल के चेयरमैन भी रहे। ये जब तक आप इसको इसी तरीके से अगर आंखें बंद करके प्राइवेटाइज होगी स्टील मिल, तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। याद रखें, स्टील मिल आप असेस करें कि क्या स्टील मिल चल सकती है या नहीं चल सकती। स्टील इस चीज को असेस ही नहीं किया गया कि स्टील मिल नहीं चल सकती, हमने गिव अप कर दिया, नहीं चल सकती जी। अब 9000 मुलाजमीन की बात है, 9000 मुलाजमीन को आप गोल्डन हैंडशेक दे देंगे, लेकिन इस स्टील मिल को कितनी कीमत पे बेचेंगे, इसकी जमीन की क्या कीमत होगी इस वक्त, और इसकी जमीन की कीमत के अंदाजे के मुताबिक क्या उन वर्कर्स को जो है वो राइट ऑफ किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। देखिए ये कोई आसान काम नहीं है। वो ठीक है आपकी इकोनॉमिक शायद इजाजत ना दे वो कि अब आप चला सकते हो, बिल्कुल, लेकिन अगर हमने आंखें बंद करके ये कह दिया कि नहीं यार आप नहीं चला सकते, प्राइवेटाइज कर दो, और जो अरबों खरबों रुपया इतने अरसे में लोग खा गए, बिल्कुल, उसके बारे में कोई फाइंडिंग्स नहीं आए, उसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ना हो, उसके बारे में वो लोग अकाउंटेबल ना हो, तो मेरा ख्याल है कि ये आप एक स्टेट इंस्टीट्यूशन को जो है वो थ्रो अवे प्राइसेस में बेच रहे हैं और बाकी चीज़ों पे जो है वो पर्दा डाल रहे हैं उस पर। तो मुझे इसमें शफाफियत मेरे नज़र में क्वेश्चन मार्क है, सीरियस क्वेश्चन मार्क है, इसलिए कि मेरा ख्याल है इसकी सही असेसमेंट अभी तक नहीं की गई है, ना इसकी ज़मीन की असेसमेंट की गई है, ना ये जो प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है इसकी असेसमेंट की गई है, और फिर किसको दी जा रही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसको दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स फ्रंटमैन के जरिए होती है, यहाँ कारोबार फ्रंटमैन के जरिए होता है, यहाँ इसके पीछे कौन है, कौन सी चीजें हैं, ये हमें बाद में आगे पता चलता है। तो मेरा ख्याल है इस चीज को जरूर गौर करना चाहिए। अभी तो कुछ रोशन दिमाग सामने नजर आ रहे हैं जो कि बहुत सारे फैसलों के अंदर नजर आती है हमें, रोशन दिमागी, रोशन ख्याली। इस पे हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ रोशन ख्याल फैसलों के हवाले से बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में जिक्र भी हुआ था कुछ रोशन दिमाग फैसलों के हवाले से, बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ रोशन दिमागों और रोशन ख्याल लोगों का जिक्र हुआ, और ये जिक्र हुआ जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत के दौरान, जहां आज भी हुकूमती वकील को बड़ा टफ टाइम मिला। फ़रोग नसीम साहब को बड़े सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। आज इस अहम केस की समाअत के दौरान ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिमार्क्स आए, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सदर को शिकायत भेजने के बजाय एसेट रिकवरी यूनिट को क्यों भेजी गई,
और फिर यह भी सवाल वहाँ पर उठाया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से कि एसेट रिकवरी यूनिट कानून के तहत बना इदारा नहीं, कैसे मामले की इंक्वायरी कर सकता है। और फिर ये भी पूछा गया जस्टिस मकबूल बाकर साहब की तरफ से, लगता है रेफरेंस क्रीज से निकलकर शॉट खेलने पर बना है। ये बड़ा अहम उनका ये नुक्ता था। फिर जस्टिस मकबूल बाकर ने यह भी सवाल उठाया कि जहन में रखें, उन्होंने कहा जहन में रखें ये मामूली बात नहीं, इसके संगीन नताइज होंगे, नताइज से खबरदार भी किया आज। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि किसके दिमाग में ये बात आई कि ये मिसकंडक्ट का केस है। और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बात की, उन्होंने कहा कि ये रोशन आइडिया किसने दिया, उन्होंने सवाल उठाया किसने ये रोशन आइडिया दिया कि रेफरेंस बनाया जाए। तो ये रोशन आइडिया देने वाले बहुत सारे रोशन दिमाग इस वक्त बैठे हैं जिनके वाले से आज सवाल हुआ। तो नाजरीन, अब ये जो रोशन ख्याली है या फिर रोशन दिमाग लोग जो हैं वो सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिस तरह मैंने पहले जिक्र भी किया था कि पेट्रोल सस्ता हो गया लेकिन पूरे मुल्क से पेट्रोल गायब हो जाता है। आज शोकाज नोटिस जारी किए जा रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। और फिर आप देखिए चीनी और आटे की रिपोर्टें आ गई, लेकिन चीनी 90 रुपये तक चली गई है फी किलो के हिसाब से, और आटा 6 रुपये महंगा हो गया। दीगर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, किस किस का जिक्र करें, क्या कहेंगे आप सर जी? ये मामला तो है, रोशन दिमाग रोशन ख्याल लोग तो जो कर रहे हैं, इस पे एक अपोजिशन भी होती है मुल्क के अंदर। मैं दूसरी तरफ लेके आ रहा हूँ डिस्कशन को, चलें गवर्नमेंट को तो हमने डिस्कस कर लिया, अपोजिशन भी होती है, किसी ने अपोजिशन करनी होती है, किसी ने क्रिटिसाइज करना होता है मामला को, रोशन ख्याली को, वो नज़र नहीं आ रही है आपको, सब अपने अपने मामला में आपको रोते नजर आ रहे हैं। बेसिकली देखिए, जब गवर्नमेंट फंक्शन ना कर पा रही हो, और पॉलिटिक्स में ये होता है कि आप अपोनेंट को, अपोजिशन को इतना बिजी कर दें कि वो, जैसे कि अभी आपने ख्वाजा साहब से भी क्वेश्चन किया कि आप कोरोना पे, महंगाई पे और बाकी इश्यूज पे बात नहीं करें। आज मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो खालिद साहब बात कर, मैंने उन्हें भी बताया था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई बात नहीं, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ के नैब केस के वाले से। नहीं देखिए, कंप्रोमाइज हमारी अपोजिशन नहीं, कंप्रोमाइज नहीं कर पाती। बेसिकली देखिए, अभी शहबाज शरीफ साहब को जो लेटेस्ट नैब अरेस्ट करना चाहती है उसकी कोई जवाज नहीं है। आपने पहले उनको रखा, इतना अरसा रखा, तो आप देखिए 14 दिन के रिमांड में हो सकता है आप पूरी इन्वेस्टिगेशन ना कर सके, लेकिन वो आपके पास मेरे ख्याल में कोई 65 डेज के करीब रहे, तो आपको चाहिए था कि बाकी केसों में भी इन्वेस्टिगेट कर लेते। अब ये नैब का ये तरीका कार भी गलत है कि हर केस में आपने किसी को 3 महीने रखना है। तो जब अपोजिशन को आप बिजी कर देंगे, पकड़ दकड़, बाकी केसेस, बेलें, रिमांड, ये तो बड़ी अच्छी हिकमत अमली कि आप उन्हें एंगेज कर दें दूसरे फ्रंट पे, और आपकी जो पॉलिसीज हैं, आपका जो समर ऐसे ही हो रहा है, मामलात हैं वहाँ बिल्कुल। आप देखिए गवर्नमेंट, मैं ये समझता हूँ कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये बड़ा, हम एक फेल स्टेट की तरफ जा रहे हैं और इसके ऊपर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। गवर्नमेंट उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही जिस तरीके से करना चाहिए, और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसे लोग मौजूद हैं। आपने पेट्रोल की बात की, पेट्रोल आपने 7 रुपए समथिंग सस्ता किया, बिल्कुल 1 जुलाई को पेट्रोल 15 रुपए महंगा हो रहा है, 12 से 15, इसलिए सारी मार्केटिंग कंपनी ने अपना पेट्रोल रोक लिया, क्योंकि ये लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं। और जो इमरान खान साहब ने कौम से वादे किए कि मैं माफियाज के खिलाफ काम करूंगा, उनको पकड़ूंगा, बजाय इसके कि आप उनको पकड़ते, वो ज्यादा स्ट्रांग हुए। पे बहुत ज्यादा बात हुई, इसमें बात हुई, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि वो लोग बैठे हैं जी, बिल्कुल। आप, मैं नाम लेके बता सकता हूँ कौन कौन बैठा है। और धरने के अंदर मुझे याद है सर, धरने के अंदर मैंने धरना पूरा देखा, वहां पे रोजाना बात होती थी, मुफादात का टकराव नहीं होगा मेरे दौर में, लेकिन वो नजर आ रही चीजें सारी क्लियर है। और बहुत दफा पॉइंट आउट हो चुका है। अभी आपने शुगर, ये जो इंक्वायरी हुई है उसमें जो फाइंडिंग है, आपके पास 15 दिन से रिपोर्ट पड़ी है, आपने क्या एक्शन लिया उससे? नैब तो ऐसे ही पटवारी को भी पकड़ लेते को क्या फायदा उसका? ठीक है जी, कोई फायदा नहीं। बेसिकली आप वो काम नहीं करते जिससे अवाम को पे करना पड़े। अगर शहबाज शरीफ अंदर हो जाता है, फलाना अंदर हो जाता है, शुगर वाले अंदर, उससे एक आम जो सड़क पे एक आम आदमी है उसको क्या फायदा है? लेकिन सर मामला फिर यही है कि जब केसेस होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो मामला आता है कि ऐसे आप कहीं ना कहीं जाके कंप्रोमाइज होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे आप इंगेज होते हैं जाके केसेस के हवाले से। सिंध के अंदर अगर हम देखें, मैं अगर अमलन देखूं पूरे मुल्क के अंदर, जब आप नजर दौड़ाते हैं तो सिंध के अंदर आपको बड़ी टफ अपोजिशन होती नजर आ रही है, बड़ी एक फियर्स किस्म की। वहाँ पे आज इजलास भी था सिंध असेंबली का, वहाँ किस तरह की अपोजिशन हो रही थी आज जरा देखें जी, किस तरह के टफ टाइम दिया जा रहा था गवर्नमेंट को, जब वो हमारे पास तैयार नहीं है। प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं, मंसूर अली खान साहब, अपोजिशन की जब हम बात कर रहे हैं कि क्या रेसिपी होती है, व्हाट मेक्स ए गुड अपोजिशन, जब आप इस वक्त देखें कि अपोजिशन आपको टफ होती नजर आ रही है सिंध के अंदर ज्यादा, वहां की अपोजिशन टफ टाइम दे रही है वहां की गवर्नमेंट को। ओवरऑल आप देखें केपी के अंदर आपको अपोजिशन नजर नहीं आ रही, पंजाब के अंदर आपको नजर नहीं आ रही, विभाग के अंदर आप देखें अपोजिशन कंप्रोमाइज अपने अपने केसेस में उलझी है और गवर्नमेंट जो करना चाहे वो करती जा रही है।
देखिए मेरे ख्याल में फ़र्क इस बात का है कि मुस्लिम लीग नून, अभी ख्वाजा साहब आपके साथ ही प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने एक बात बीच में कही कि जी इनका वक्त अब ख़त्म होने वाला है और ये लोग जाने वाले हैं। अगर आपको वाकई लगता है कि वो जाने वाले हैं तो इससे गोल्डन चांस क्या है कि आप सड़कों पे निकले और अवाम की नब्ज़ के ऊपर अगर आपका हाथ है और अवाम वाकई इतनी परेशान है तो फिर आपको तो उसको कैश करना चाहिए। लेकिन दरअसल में हकीकत यह है कि मुस्लिम लीग नून भी जो है वो उसी घर के दरवाजे के बाहर खड़ी है जिस घर से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पावर इस्तेमाल करती है। तो और वो इस बात का इंतजार कर रही है कि सानू इजाजत दो तो इसके अंदर आइए। तो वो जब तक वो इजाजत नहीं मिलेगी ना कोई एहतजाज होगा ना कोई धरना होगा। अब यही सिचुएशन आप 2013 से लेकर 2018 की गवर्नमेंट के बीच में कर ले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह की ऑपोजिशन करती थी, हमारे दिमागों के अंदर दरअसल में वो एक बैरोमीटर सेट हो चुका है कि जनाब ऑपोजिशन होती है तो इस तरह होती है, लॉन्ग मार्च के जरिए होती है, धरने के जरिए होती है, जब आवाम जो है वो परेशान हो। और जो आप अभी सिंध असेंबली के एग्जाम्पल दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वाकई ऑपोजिशन वाकई इसी तरह करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने सिर्फ केसों में फंसी हुई है तो इस वजह से नहीं कर पा रही, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं ये समझता। मेरा ख्याल में ये है कि मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर जो है नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, बेशक वन ऑफ द रीजंस भी हो, लेकिन इट इज नॉट द प्राइम रीजन। मेरा ख्याल में प्राइम रीजन जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो मेरी इनके सीनियर लीडर से बात हुई है वो ये है कि आपस में पार्टी के अपने अंदर जो है बड़े तजादात पाए जाते हैं। बिल्कुल दो सीनियर ऐसे लीडर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, वो एक कमरे के अंदर बैठे हो तो वो एक दूसरे से बोल ही नहीं रहे। बिल्कुल वो कौन है, चले वो मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मुझे मना किया गया था, लेकिन सर मैं ले लेता हूं नाम उनके, मैं ले लेता हूं नाम उनके, चूंकि मैं विटनेस करके आया हूं, मैं विटनेस करके आया हूं पार्लियामेंट के अंदर। एक कमरे में ख्वाजा आसिफ साहब बैठे थे लीडरान को लेकर, एक कमरे में शायद हकान अब्बासी साहब बैठे थे, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। तो जब आपकी ये सूरत हाल होगी तो आप क्या समझते हैं कि पार्टी जो है वो इस तरह चलती है। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की माफियाज के साथ, मेरे ख्याल में मोहसिन साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे, 15 दिन हो चुके हैं। अच्छा 15 दिन में आपने नैब ने कोई एक्शन नहीं लिया, FIA ने कोई एक्शन नहीं लिया, FBR ने कोई एक्शन नहीं लिया, SCCP ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि क्लियर कट उस रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस लिखी हुई है कि इस मिल के अगेंस्ट ये एक्शन लिया जाए, इस मिल के अगेंस्ट ये एक्शन लिया जाए, बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ एक छोटी सी एक प्रेस रिलीज ही निकाल दे अपने पार्टी सेक्रेटेरिएट से कि जनाब जहांगीर तरीन साहब के ऊपर बड़ी सवेर किस्म के एक्विजिशंस हैं, आज के बाद जहांगीर तरीन साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। अच्छा मंसूर अली खान साहब, आपने जो बात की थी PMLN की, अपने सही आपने एक PMLN की बात की थी तकसीम की, वो तकसीम तो बड़ी ऊपर तक जाती है, बज़ाहिर वो नजर नहीं आती लेकिन एग्जिस्ट करती है। अब शहबाज शरीफ साहब वाला इतना बड़ा मामला हुआ, मरियम नवाज खामोश नजर आई है सारे एपिसोड पे, अगर उनकी जगह मियां नवाज शरीफ होते तो वो बिल्कुल बोलती। खामोशी मरियम नवाज की खामोशी इस हद तक है कि मैं आपको चले खबर दे देता हूं कि मुस्लिम लीग नून में जो मरियम नवाज का ग्रुप है उनके अपने लोगों ने, मरियम नवाज के अपने जो ग्रुप के लोग हैं उन्होंने भी मरियम नवाज को यह पैगाम पहुंचाया है कि आपकी मेहरबानी इस खामोशी को तोड़ें। बड़ी इंबैरेसिंग सिचुएशन हमारे लिए हो रही है कि शहबाज शरीफ के लिए आपने एक ट्वीट तक नहीं किया, लेकिन वो खामोश हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आई थी, 10 ट्वीट किए उसमें, मेरे ख्याल में जी बिल्कुल। और वो इसका मतलब है कि मरियम नवाज जो है वो उनके लिए पार्टी सदर बेशक शहबाज शरीफ जरूर हों, लेकिन आज भी जिस तरह उन्होंने बल्कि एक आधी ट्वीट भी उन्होंने की हुई है कि वो आज भी ये समझती हैं कि मुल्क के अगर कोई वजीर आजम होंगे तो वो नवाज शरीफ ही होंगे, यानी अपनी पावर सोर्स वो आज भी लंदन की तरफ ही देख रही है। तो जब पार्टी के अंदर इस किस्म की डिविजन होंगी तो क्या एहतजाज होना है, क्या ऑपोजिशन में खड़े होकर लोगों के लिए कोई बात करनी है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये टाइम पास होगा। और मेरे ख्याल में जिस तरह हालात इनके लिए डिफिकल्ट होते जाएंगे, जब तक ये लीडरशिप जो मफामत की बात करती है, जो पॉलिसीज के साथ ग्रैंड पॉलिसीज के साथ चलने की बात करती है, तब तक आप इस ऑपोजिशन से कम ऑपोजिशन का कोई किरदार एक्सपेक्ट मत करिए। मजहर अब्बास साहब, यकीनी तौर पर आज अगर इमरान खान साहब अपोजिशन में होते और मुल्क के ये हालात होते जो इस वक्त नजर आ रहे हैं गवर्नमेंट की गवर्नेंस की वजह से, तो हुकूमत के लिए टिकना बड़ा मुश्किल होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती, वो वाइट पेपर लेके आ रहे होते, एहतजाज हो रहे होते, शोर शराबा होता। लेकिन आज अपोजिशन आप देखें वो अपने इश्यूज पे ज्यादा बात कर रही है, मुल्की इश्यूज जिनसे अवाम मुतासिर हो रहे हैं उन पे बात ही कोई नहीं हो रही। देखिए समर, प्रॉब्लम ये हो रही है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बड़े कंट्रोल अंदाज में चलाई जा रही है। पाकिस्तान में हुकूमत भी कंट्रोल्ड है और अपोजिशन भी कंट्रोल्ड है। आप एहतजाज के तरीके भी कंट्रोल्ड हैं और तब्दीली लाने के तरीक़ेकार भी कंट्रोल्ड हैं। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बेसिकली कंट्रोल करके चलाई जा रही है। आप देखें अपोजिशन, आप कह रहे हैं कि सिंध में बड़ी जोरदार अपोजिशन हो रही है, आप मुझे बताएं कि असेंबलीज के अलावा कहाँ अपोजिशन हो रही है, कौन सा एहतजाज हो रहा है, किस तरह का एहतजाज डेली हो रही है। सर कभी गवर्नर राज के मुतालबे आ रहे हैं, कभी सेंटर को मुदाखलत के मुतालबे आ रहे हैं। उनकी हर चीज से एग्री नहीं किया जा सकता कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक आपको
कुछ एक्टिविटी नजर आ रही है वहां पे? नहीं तो क्या एक्टिविटी है मुझे बताएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर आज विदाउट रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आप गवर्नर राज का ऐलान कर देंगे तो क्या होगा? आपको पता नहीं है कि गवर्नर राज लगना आप कितना मुश्किल हो गया है अपोजिशन को? प्रेशर डाल रहे हैं, मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर इसलिए नहीं फील होगा कि देखिए एक ज़माने में जो एहतजाज होता था उसका तरीक़ाकार बड़ा मुख्तलिफ होता था। आप देख लें, रिसेंटली भी देख लें, अभी आप फायद साहब के रेफरेंस वाली बात कह रहे हैं, ये तो ज़रा सोचें कि 2 मरतबा फर्रुख नसीम साहब बहैसियत मिनिस्टर रिज़ाइन करके लॉयर के तौर पे आ जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। यानी क्या गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा लॉयर नहीं है कि जिसकी बिना पे वो केस लड़ सके? हर मरतबा फर्रुख नसीम साहब की खिदमात एक नहीं 2 पाकिस्तान क्यों हासिल की जाती हैं? और इस रेफरेंस के कॉन्सिक्वेंसेस बड़े हैं। इस रेफरेंस आगे चल के जो भी फैसला होगा उसके बहरहाल डिसीजन जो है वो फार रीचिंग होंगे। लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून की, अभी जैसे मंसूर कह रहे थे, मुस्लिम लीग नून की बदकिस्मती से नवाज शरीफ साहब का डायलेमा ये रहा है कि जितनी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नवाज शरीफ साहब को मिली उतनी अपॉर्चुनिटीज किसी को नहीं मिली। 2/3 मेजॉरिटी करके भी अगर आदमी 2 साल में हुकूमत फारिग हो जाए उसकी, और उन 2 सालों में भी देखें आप 97 में वो गवर्नमेंट में आते हैं, 98 में सबसे पहले वो जहांगीर करामत को फारिग करते हैं, फिर वो जुडिशरी पे हमला आवर होते हैं, फिर वो जो है इस सर ये 2/3 मेजॉरिटी नहीं गलत फैसले करने पे मजबूर किया सर। यही नहीं तो आप ने किया। उसके बाद भी आप ये नहीं बचा सकते, फिर आप जो है वो 2000 में जो है पूरी पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली को अपनी पॉलिटिक्स को रीविजिट करने की ज़रूरत है। इस पॉलिटिक्स के अंदर शरीफ फैमिली के बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, उनको आउट होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ ने एक अच्छी पार्टी के तौर पे जरूर खड़ा किया, जो एक पार्टी एस्टैब्लिशमेंट की हमेशा समझी जाती थी, उसे एक कैरेक्टर जरूर दिया। लेकिन आप पूरी फैमिली को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर लेंगे, एंगेज कर लेंगे, ऊपर से वो फैमिली भी तो डिवाइडेड है ना, वो भी अगर यूनाइट होकर एक फ्रंट पे अगर खड़ी हो जाती तो फिर कोई फायदा होता, असर उसका आता। वो भी एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। ये अल्टीमेटली देखें समर, ये अल्टीमेटली होना था, ये होना है, और आगे चल के और शायद शार्प हो जाए। आप देख लेना पीपल्स पार्टी में, देख लेना आप, बिल्कुल बेनजीर और मुर्तजा क्यों अलग हो गए? वरना तो मुर्तजा एक ऑटोमेटिक चॉइस था, सक्सेसर था बेनजीर का उसमें, लेकिन ये क्यों जुदा हो गए? जब आप बहुत ज्यादा फैमिलीज को जो है एक पार्टी में वो कर लेंगे तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम्स आएंगी, और ये बड़ी शार्प हो सकती हैं आगे चल के। अभी तो क्योंकि दोनों प्रॉब्लम में हैं, बिल्कुल, इसलिए वो इख्तलाफात बहुत शार्प होकर सामने नहीं आ रहे। लेकिन पार्टी पे इसके बड़े फार रीचिंग इसके इंपैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस इसके पार्टी के लिए हो सकते हैं। बिल्कुल आपने तो फरमाया। नाज़रीन, जहां एक हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कोविड-19 के हवाले से बात करेंगे, कोरोना के हवाले से बात करेंगे, जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, क्या हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? आज हम चाइना को क्रॉस कर चुके हैं नंबर ऑफ केसेस के हवाले से, और साउथ एशिया में जो डेली नंबर ऑफ केसेस के एतबार से तो हम टॉप पे आ गए हैं, हमारे केसेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज भी केसेस जो जिनमें इजाफा हुआ, तकरीबन 4600 से ज़ायद केसेस पाकिस्तान में आज रिपोर्ट हुए हैं। क्या हमारी सिमत दुरुस्त है? क्या होना चाहिए? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है और आज पाकिस्तान में नंबर ऑफ केसेस 85,000 से क्रॉस कर चुके हैं, और चाइना को आज हमने क्रॉस कर लिया है, और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात बढ़ रही हैं, और आज भी रिकॉर्ड केसेस, नंबर ऑफ केसेस सामने आए 4600 से ज़ायद। ऐसे में जो हमारी डायरेक्शन आप टूरिज्म की इंडस्ट्री तक हम खोल रहे हैं, सियाहत तक हम खोल रहे हैं, साथ ही साथ फिर अगले दिन डिसीजन आता है कि हम स्मार्ट लॉकडाउन को सख्त कर रहे हैं, एरियाज बंद किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर 9 मुकामात को सील कर दिया गया है, रेंजर्स और फौज की मदद तलब कर ली गई है। केसेस बढ़ रहे हैं, हुकूमत को अब तशवीश होना शुरू हो गई है। पहले शायद थोड़ी नरमी नजर आ रही थी। क्या कहेंगे सर आप इस मामले पे? जो डायरेक्शन हमारी ठीक है कोरोना वबा से निपटने के एतबार से? नहीं, अगर ठीक होती, एक्चुअली नॉन सीरियस अप्रोच थी गवर्नमेंट की शुरू में। अगर ये सीरियस तरीके से लेते तो आवाम को भी वही मैसेज आता।
आवाम हमारी ऐसी है कि वो कोरोना को एक ड्रामा समझ रही है और अर्तुगुल को एक हकीकत समझ रहे हैं। मकसद ये है कि जब ऊपर से मैसेज नॉन सीरियस आएगा आवाम उसी तरह बिहेव करेंगे। अब ये लॉकडाउन करना भी जाए तो मैं नहीं समझता हो सकता है, और ये नंबर्स इसीलिए बढ़े कि जिस आपने कंफ्यूज किया पब्लिक को। हाँ, मेजॉरिटी पीपल जो है, नंबर ऑफ पीपल, लोग समझते ही नहीं इसे कि सीरियस मसला है। नहीं, अब सीरियस हुआ है। हाँ। और अब देखिए कि उसका नुकसान क्या हो रहा है। बेसिकली जितने हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स थे वो सारे फेल हुए। पहले हमें कुछ बताया गया, बीच में चेंज हुआ गया जी एयरबॉर्न नहीं है, एयरबॉर्न हो गया। अच्छा जी फासला इतना रखें, वो अब कहते हैं जी 3 घंटे तक एयर में रहेगा। तो सब ने पब्लिक को कंफ्यूज किया। बिकॉज अब देखिए कि इस वक्त चाइना के जो डॉक्टर्स आए थे सप्लाई लेके, उन्होंने कहा जी हमने हर्बल तरीके से अपने लोगों को कावे, दुशांदे और डाइट कंट्रोल, हमारे यहाँ तिब कौंसल मौजूद है, आप इनसे, मैं ज़ाती तौर पर उनसे मुस्तफीद हो रहा हूँ। उन्होंने जो कावा और जो चीज़ें हमें डाइट बताई है उससे बहुत से लोग ठीक हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने एक किसी हकीम को, तिब कौंसल को बुला के नहीं पूछा कि आप देखें सुना मक्खी चल रहा है, हाँ, बिल्कुल, अदरक चल रहा है, गार्लिक, ये क्या चीज़ें हैं, आप उनसे पूछिए, वो आपको गाइड करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ अब एक चीज़ तो साबित होगी कि एलोपैथिक में डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं। मदर अब्बास साहब, ओवरऑल डायरेक्शन की बात करें, सिंध और विफाक में एक तनाव तो रहा। आज भी मुराद अली शाह साहब इस्लामाबाद में खड़े होकर विफाक की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन शुरू में सिंध ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया, बड़ी अच्छी उनकी पॉलिसी रही जिसे सबने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन विफाक की तरफ से जो उन पे अटैक्स हुए उसके बाद लग नहीं रहा आपको कि सिंध भी अपनी पॉलिसी से थोड़ा सा हट गया और जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई उनकी? देखिए वो है ना, हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में। ये जो शुरू के 3 हफ्ते का लॉकडाउन, अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो जाता तो आप बहुत सी सूरत हाल बहुत बेहतर होती है आज। और ये मोहसिन साहब जो कह रहे, ठीक कह रहे हैं कि अब लॉकडाउन करने का शायद फायदा भी ना हो आपको, क्योंकि अब तो वायरस फैल गया है, बिल्कुल, और बड़ी तेजी से फैला है। अब तो इनिशिएटिव वायरस के हाथ में आ गया है, अब इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स के हाथ से निकल गया है उसमें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब ये सूरत हाल जो खुदा ना खास्ता आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जो कि नजर आ रहा है, तो फिर जिम्मेदार इसका किसको करार दिया जाएगा? देखिए लीडर्स जो होते हैं, जैसे अभी मोहसिन कह रहे थे, लीडर्स गाइड करते हैं, लीडर्स बताते हैं, लीडर्स को लोग सुनते हैं, और अगर वो पॉपुलर लीडर्स हों तो उनको फॉलो करते हैं। जब आप ही डायरेक्शन ये दें कि ये लॉकडाउन जो है ये अमीरों का चोचला है, यानी, तो फिर आप क्या उसको मैसेज दे रहे हैं? एक आम आदमी को मैसेज क्या दे रहे हैं आप? जी छोड़ो लॉकडाउन क्या चीजें होती हैं, ये कोरोना भी ऐसे ही होगा। तो आपने कहा भूख, आपने कहा बेरोजगारी। जब ये वायरस भयानक अंदाज में फैलेगा तो आप कहां से रोजगार देंगे और कहां से उसकी भूख को खत्म करेंगे? और मुझे ये तो बताएं कि पिछले 3 महीने में किसी गवर्नमेंट में कोई फिगर आई कि कितने लोग भूखे मरे? बहुत शदीद मुश्किलात में है, बहुत शदीद मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल हाल। लेकिन खुदा के लिए वायरस को कंट्रोल करेंगे तो आप रोजगार देने की पोजीशन में होंगे, भूख खत्म करेंगे। वायरस को कंट्रोल करना, हो गया तो आप वायरस को कंट्रोल करना पहली तरजीह होनी चाहिए। मंसूर अली खान साहब, अब जो हम बात कर रहे हैं कि अब मार्केटें बंद कर दें, सारा कुछ बंद कर दें, ये बहुत देर से ख्याल नहीं है, बहुत देर नहीं कर दी इन फैसलों में खान साहब ने? अच्छा, मैं बड़ा हैरान होता हूं कि अभी आपके जो दीगर पैनलिस्ट थे वो भी खान साहब के ऊपर तनकीद कर रहे थे। क्यों तनकीद कर रहे हैं? मत करें खान साहब के ऊपर तनकीद। क्यों, किस बात की तनकीद कर रहे हैं आप? उनके बाकी ट्रैक रिकॉर्ड जैसे बड़े ज़बरदस्त चलते रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमी के हवाले से हो, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब को लगाने के हवाले से हो, वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हटाने के हवाले से हो, आईजी पंजाब को लगाने के हवाले से हो, ब्यूरोक्रेट किसको किधर लगाना है, अपनी टीम के वुज़रा के हवाले से हो। आपने 2 साल के अंदर जो वुज़रा की टीमों के अंदर जितनी तब्दीलियां की, आपने कोई एक काम तो मुझे बता दें जिसमें हम कहें हाँ जी ये बच्चा जो है ना इस इम्तिहान के अंदर बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करता है, तो इंशाल्लाह सवाल तो फिर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से ही होना है ना, मंसूर अली खान साहब, काबू पा लेगा। सवाल तो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से ही होना है ना। मत करें, छोड़ दें, नहीं मत सवाल करें, वो इसलिए क्योंकि हम गलती करेंगे अगर हम उनसे सवाल करेंगे। मत सवाल करें उनसे, आप उनसे किस बात की उम्मीदें लगाए बैठे हैं? आप मुझे बताइए, क्या उनके ये बयानात नहीं है? देखें ये तो एक फ्लू है, देखें ये सिर्फ बूढ़ों को होता है और ये जो बीमार लोग हैं ये उनके लिए खतरनाक है। अब क्या ये आपकी हुकूमत ने नहीं कहा कि जनाब पैनाडोल खाने से जो है ये ठीक हो जाता है? ये सारी चीजें आपकी कही हुई है जनाब। और आज से ये बात ज़हन में रखिएगा, आज से 10-15 साल के बाद जब हमारी जबानबंदी खुल जाएगी,
जब हम बोलना और लिखने की आज़ादी आ जाएगी इस मुल्क के अंदर, तो लिखा जाएगा कि इस मुल्क का एक ऐसा वजीर आजम आया था जिसको इस मुल्क की तारीख की सबसे खतरनाक का सामना हुआ, लेकिन वो उसको टैकल नहीं कर सका। सही है। चले, बहरहाल जो भी हुकूमत की हिकमत अमली है उन्हें देखना होगा, अब रिवाइज करना होगा अपने बहुत सारे फैसले। जिस तरह मजहर अब्बास साहब ने बात की, आप इकॉनमी तो खोल रहे हैं, लेकिन जब वायरस बहुत ज़्यादा फैल जाएगा तो कौन यहाँ पे कारोबार करेगा, कौन निकलेगा बाहर। ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात, अब जिस तरह से हुकूमत भी कह रही है, आवाम से अपील कर रही है कि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करे, उन पर जिम्मेदारी ज़्यादा अब आ गई है, तो हर कोई अपनी अपनी एहतियात करे, अपने आप को बचाए, घर वालों को बचाए, अपने अहले मोहल्ला को, दीगर आबाद को बचाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।